हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर फर्स्ट से। चैप्टर की रीडिंग तो होगी, साथ साथ हम क्वेश्चन आंसर भी बताने वाले हैं। यानी कि चैप्टर को बहुत ही डिटेल में समझा जाएगा, अलग अलग टुकड़ों में बांटा जाएगा, अलग अलग वीडियोज़ में आएंगी। हर एक चैप्टर एक साथ आपको अपलोड करते हुए हम नींद बताएंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हर एक टॉपिक से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं और आगे कैसे पूछे जा सकते हैं। चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप को लेकर ये चैप्टर है। यूरोप कॉन्टिनेंट का नाम है जिसमें कई सारे देश हैं, जैसे फ्रांस है, स्पेन है, पुर्तगाल है, इटली है, जर्मनी है। और यहाँ पर राइज ऑफ नेशनलिज्म हुआ आज नहीं, बहुत साल पहले, 18th सेंचुरी के समय की बात है, 19th सेंचुरी की बात है कि यहाँ पर लोगों के बीच में अपने राष्ट्र के प्रति लॉयल्टी, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना, लव, ये देखने को मिला, राइज हुआ। इससे हुआ क्या? इससे यूरोप में चेंजेस देखने को मिले, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, सोशल कल्चरल हो, सभी स्पेयर्स में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये फ्रेडरिक सोरियो का ये जो ड्रीम था, इससे ये जो ड्रीम है ना, फ्रेडरिक सोरियो का, एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, 1848 की बात है। इन्होंने आ, तैयार करा, क्या प्रिपेयर किया? ए सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स, इसको प्रिपेयर किया था, जिसमें उन्होंने अपने अपने वर्ल्ड के विजन को, अपने वर्ल्ड के सपने को, ड्रीम को विजुलाइज करते हुए बताया। यानी कि उनका सपना था। तो सपना क्या था, ड्रीम क्या था? ड्रीम था डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स का। ये उनका सपना था। यहाँ पर बच्चों रिपब्लिक के पीछे इन्होंने एस लगाया हुआ है। मतलब किसी एक देश की बात नहीं कर रहे हैं, वो बहुत सारे देशों की बात कर रहे हैं। मैंने बताया था यूरोप में बहुत सारे देश हैं। तो रिपब्लिक का मतलब क्या है? रिपब्लिक का मतलब जहाँ जो हेड होता है ना, कंट्री का जो हेड है, वो लोगों द्वारा इलेक्टेड होगा, वो हेरिडेटरी नहीं होगा। ऐसा नहीं कि पिताजी बने हैं तो मुखिया बेटा भी बनेगा, ऐसा नहीं, इलेक्टेड होगा। यहाँ पर डेमोक्रेटिक वर्ड का यूज हुआ है। तो डेमोक्रेटिक का मतलब कक्षा 9th में सिविक्स की फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है कि डेमोक्रेसी का मतलब, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। सोशल की अगर हम बात करें तो सोसाइटी में ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल, प्रिविलेजेस नहीं होने चाहिए, एक्सप्लोइटेशन नहीं होना चाहिए। तो ये एक सपना उसका था। ये सपना जैसे ही आपने सुना तो आपको लगा कि यार ये तो पॉसिबल नहीं है भाई, ये एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम कह सकते हैं कि उनका जो विजन था वो यूटोपियन था। यस, किताब में ये शब्द बताया गया है, यूटोपियन शब्द आया हुआ है। तो इसलिए यूटोपियन का मतलब समझ लेते हैं। यूटोपियन एक विजन ऑफ सोसाइटी होती है, सोसाइटी को देखने का नज़रिया, एक दृष्टि। एक्चुअली में ये एक आइडियल है, इतना आइडियल है, इतना आइडियल है कि ये एक्चुअली में एग्जिस्ट करना इसका पॉसिबल नहीं है। जैसे हम कह रहे हैं कि हम कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी हम झूठ बोल ही लेते हैं। तो ये आइडियल तो है हमारा कि हम झूठ नहीं बोलेंगे कभी भी, हमेशा सच बोलेंगे, लेकिन कभी कभी थोड़ी थोड़ी हम झूठ बोल ही लेते हैं। तो यहाँ पर यूटोपियन विजन है उनका। कैसा विजन है? यूटोपियन विजन है। अब ये जो इनका ये जो चित्र यहाँ पर दिखाया गया, इमेज जो दिखाई गई है, इस इमेज में कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर देख लेनी है, फिर हम जाएंगे क्वेश्चंस आंसर में। जैसे सबसे पहले ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी को यहाँ पर दिखाया गया है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी में हमें एक वुमेन के रूप में ये इमेज दिखाई गई है, ये स्टैचू दिखाई गई है। आपको पता होना चाहिए कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में लिबर्टी को पर्सोनिफाइड किया गया था वुमेन के तौर पर, ओके, स्त्री के तौर पर। और ये देखिए, ये एक लंबी ट्रेन मार्च कर रही है इसी स्टैचू ऑफ लिबर्टी की ओर। प्रोसेशंस दिखाई दे रहा है। और ये अलग अलग देश हैं, अलग अलग देश यहाँ पर मार्च कर रहे हैं और इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी से को ये होमेज ऑफर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? होमेज, यानी कि श्रद्धांजलि ऑफर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर इस इमेज में नीचे, तो हमें कुछ जो तानाशाही संस्थाएं हैं ना, उनके अवशेष दिखाई दे रहे हैं। ये तानाशाही का मतलब है जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, एब्सोलिस्ट। ऑटोक्रेटिक का मतलब है एब्सोल्यूटिस्ट, जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके रिमेन्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब क्या है?
एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब है एक ऐसी गवर्नमेंट, एक ऐसा सिस्टम जिसमें पावर पर कोई रोक टोक नहीं होती, दैट हैज़ नो रेस्ट्रेंट्स ऑन द पावर। ओके, ऐसी गवर्नमेंट हमें फ्रांस में देखने को मिली, ऐसी गवर्नमेंट हमें यूरोप के बहुत सारे देशों में देखने को मिली। आपने सुना भी होगा जर्मनी में हिटलर, यस। तो उसके सिंबल्स यहाँ पर, उसके रिमेन्स यहाँ पर इमेज में दिखाई दे रहे हैं। ओके बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर हुई। आइए बढ़ते हैं इस चैप्टर से, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर की। सबसे पहले हु वॉज फ्रेडरिक सोरियो, ये हम जान लेते हैं। फ्रेडरिक सोरियो वॉज ए फ्रेंच आर्टिस्ट, ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। हु प्रिपेयर्ड ए सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स, इस तरीके से आपको आंसर देना होगा। और ये उन्होंने जो 4 प्रिंट्स की सीरीज प्रिपेयर करी थी, ये कब करी थी? 1848 में। और जिसमें उन्होंने विजुलाइज किया था क्या? ड्रीम ऑफ ए वर्ल्ड। वो सपना किसका बना हुआ था? वो जो वर्ल्ड का सपना था उनका क्या था? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स का उनका ये सपना था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एब्सोल्यूटिस्ट? और अभी हमने इसके बारे में बताया था कि एब्सोल्यूटिस्ट इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। जैसे डेमोक्रेसी जो होती है वो भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, ऐसी एब्सोल्यूटिस्ट भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। जनरली मोनार्कियल गवर्नमेंट होती है, यानी कि राजा का शासन इसमें होता है। और इसमें दैट इज सेंट्रलाइज्ड, मिलिटराइज्ड एंड रिप्रेसिव। और ये सिस्टम कैसा होता है? सेंट्रलाइज्ड होता है। सेंट्रलाइज्ड का मतलब है पूरी पावर जो है वो किसी एक व्यक्ति के हाथों में होगी, कुछ ही लोगों के हाथों में होगी। रिप्रेसिव होगा, बिल्कुल लोगों के पास राइट्स नहीं होंगे, बड़ी तानाशाही प्रवृत्ति का शासन होगा। मिलिटराइज्ड का मतलब है कि मिलिट्री का काफ़ी ज़्यादा रोल रहेगा यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा रोल रहेगा। इसके अलावा अगर हम देखें अगले क्वेश्चन में, नेम द नेशंस विच वेर लीडिंग द प्रोसेशन फॉर डेमोक्रेसी इन प्रिंट ऑफ सोरियो। तो हमें उन देशों के नाम बताने हैं जो प्रोसेस, जो हमने देखा था कि एक प्रोसेसन में हमें दिखाई दे रहे थे, एक लंबी ट्रेन के तौर पर दिखाई दे रहे थे, लोग दिखाई दे रहे थे जाते हुए, किधर की ओर? स्टैचू ऑफ लिबर्टी की ओर। तो उन देशों में यूएसए एंड स्विट्जरलैंड। नेशंस लीडिंग द प्रोसेसन, तो वो जो प्रोसेसन चल रहे थे ना, वो जो लंबी यात्रा दिखाई दे रही थी हमें, वो जो प्रोसेसन था उसका लीड कौन कर रहा था? यूएसए एंड स्विट्जरलैंड, ये 2 देश लीड कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मॉडर्न स्टेट एंड नेशन स्टेट इन यूरोप। मॉडर्न स्टेट एंड नेशन स्टेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न स्टेट जो है हैड बिन डेवलपिंग इन यूरोप, ये यूरोप में ही इनको डेवलप होते हुए दिखाई दिया है फॉर ए लॉन्ग पीरियड, लंबा समय लगा है मॉडर्न स्टेट को डेवलप होने में। कब? 19th सेंचुरी से पहले, 19th सेंचुरी से पहले। इन इट ए सेंट्रलाइज्ड पावर, और हमने देखा है कि यहाँ पर जो पावर है बहुत ही ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड थी। कैसी थी? सेंट्रलाइज्ड। ओके, तो यहाँ पर ध्यान देना, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर कॉमा लगा देते हैं इन इट के बाद। तो इन इट यानी कि जिनमें ए सेंट्रलाइज्ड पावर, कैसी पावर? सेंट्रलाइज्ड पावर, यानी कि पावर कुछ ही लोगों के हाथ में या एक व्यक्ति के हाथ में एक्सरसाइज्ड की जाती थी। सॉवरेन कंट्रोल, सॉवरेन कंट्रोल यानी कि बहुत ज़्यादा नियंत्रण रहता था ओवर ए क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी पर। कोई इलाका है जैसे ये है, इस इलाके पर क्या किया जाता था? पावर को एक्सरसाइज किया जाता था, पावर को एक्सरसाइज किया जाता था। और ये पावर कौन एक्सरसाइज करता था? कुछ ही लोगों के द्वारा, सेंट्रलाइज थी। ऐसा नहीं था कि और लोगों को भी पावर दी जाती थी। जैसे हमारे देश में अगर आप देखो ना, हमारे देश में जो है बहुत सारे स्टेट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, तो पावर डिसेंट्रलाइज्ड है। लेकिन यहाँ पर नहीं थी, पावर पूरा देश जो है, पूरा टेरिटोरी जो है वो एक ही इलाके से कंट्रोल होगा। दूसरा पॉइंट जो है कि मॉडर्न स्टेट्स वेर मल्टी डायनेस्टीज। यहाँ पर हमें समझना होगा कि जो मॉडर्न स्टेट्स हैं ये कैसे थे? मॉडर्न स्टेट्स कैसे थे? मल्टी नेशनल डायनेस्टिक थे। मल्टी बोलो, मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स, ये एम्पायर्स थे, ये भी आपको समझना होगा। एम्पायर मतलब साम्राज्य थे। क्या थे? साम्राज्य। एम्पायर एक छोटे से इलाके तक ये लिमिटेड नहीं थे। मल्टी नेशनल डायनेस्टिक, मल्टी नेशनल मतलब इतने बड़े इलाके कि उसमें बहुत सारे देश इंक्लूड हो सकते हैं, बहुत सारी कंट्री इंक्लूड हो सकती हैं। जैसे ऑस्ट्रिया जो है, जैसे हंगरी जो है, ऑस्ट्रिया और हंगरी का जो किंगडम था ना,
बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा। उसके अंदर बहुत सारे देश थे जो बाद में नए देश के रूप में हमारे सामने आए। तो इसलिए बोल रहे हैं मल्टी नेशनल। क्या बोल रहे हैं? मल्टी नेशनल। तो मॉडर्न स्टेट कैसे थे? मल्टी नेशनल थे। अब बात करते हैं नेशन स्टेट के बारे में। नेशन स्टेट came into being through diverse processes in 19th century यूरोप। अगर हम बात करें तो जैसे कि जर्मनी और इटली में हमें देखने को मिला। तो जर्मनी और इटली को हम नेशन स्टेट के तौर पर जानेंगे। तो ये कब रियल में एक्चुअली में एग्जिस्ट हुए, कब ये केम इनटू बीइंग हुए, कैसे हुए? थ्रू ए डाइवर्स प्रोसेस के द्वारा। और कब हुए? 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी में नेशन स्टेट्स केम इनटू बीइंग हुए, यानी कि एग्जिस्ट हुए। जैसे जर्मनी एंड इटली, इनके बारे में हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से नए देश बने। डाइवर्स प्रोसेस का मतलब है सबका तरीका अलग अलग था। जर्मनी का यूनिफिकेशन अलग तरीके से हुआ, इटली का अलग तरीके से हुआ। दूसरा पॉइंट, नेशन स्टेट्स आर वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स एंड इट्स रूलर्स कम टू डेवलप ए सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर लिखी गई है कि नेशन स्टेट्स एक्चुअली में वहाँ के जो सिटीजन्स थे ना, और वहाँ के जो रूलर्स थे, उन्होंने डेवलप किया लोगों के अंदर, अपने सिटीजन्स के अंदर क्या डेवलप किया? एक सेंस। कौन सा सेंस? कॉमन आइडेंटिटी का सेंस, कि हम सब लोग एक ही हैं, हम सब की पहचान एक ही है, हम सब की हिस्ट्री एक ही जैसी है, हम सब के वंश जो हैं, डिसेंट जो हैं, वो एक ही थे। तो ये एक सेंस डेवलप किया। ये जो कॉमननेस थी ना, इसने क्या किया? वो जो सिटीजन थे वहाँ के, उनको क्या किया? स्ट्रगल करने के लिए मोटिवेट किया। स्ट्रगल करने के लिए वहाँ के नेताओं ने किस तरीके से लीड किया उस आंदोलन को, वहाँ के लोग किस तरह से सेक्रीफाइस करते हैं, डिवोशन करते हैं। तो ये बात यहाँ पे लिखी है, दिस कॉमननेस इज फोर्ज्ड थ्रू स्ट्रगल्स, endeavor ऑफ लीडर्स एंड कॉमन पीपल, सेक्रीफाइस एंड डिवोशन। तो यानी कि लीडर्स एंड पीपल दोनों ने क्या किया? स्ट्रगल किया। तो इससे कॉमननेस और आगे बढ़ गई। अगला क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब फ्रेडरिक सोरियोज यूटोपियन विजन ऑफ द वर्ल्ड। हमने बताया था कि फ्रेडरिक सोरियो का जो ड्रीम था डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स का, वो यूटोपियन था। आइए बताना है उसके बारे में। तो पूरी बातें बता दो जो कि अभी हमने बुक से पढ़ा था। द प्रिंट सोज द वर्ल्ड मेड ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। ये वाली लाइन तो वही होगी। इट सोज द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस, मार्चिंग इन ए लॉन्ग ट्रेन, ऑफरिंग होमेज एज दे पास टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये बात भी वही लिखी है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी की ओर जब वो पास कर रहे हैं तो होमेज ऑफर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। होमेज मतलब श्रद्धांजलि। मैन हो वुमेन हो, हर तरह के एज के लोग उस प्रोसेशन में इंक्लूड हैं। ए फीमेल फिगर उसमें दिखाई दे रही है, और वो फीमेल फिगर जो है वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी का है, जिसके एक हाथ में जो है टॉर्च है इनलाइटनमेंट का। इनलाइटनमेंट का मतलब होता है कि ज्ञान का, किसका? ज्ञान का। और दूसरी ओर उनके हाथ में है चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन। इसका जो मानव के अधिकार है ना, उनका एक चार्टर उनके हाथ में है, यानी कि कानून ही कह सकते हैं हम। ऑन द अर्थ, ज़मीन पर हमने देखा जो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं ना, उनके सिंबल्स के रिमेन्स हमें वहाँ पर बिखरे हुए दिखाई देते हैं ज़मीन पर। जो हमने इमेज देखी थी उसमें हमने बताया था ये। फोर्थ, अगर हम बात करें, इन सोरियोज यूटोपियन विजन द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस। ये भी हमें ध्यान देना होगा। वो जो इमेज हमने देखी थी, हमने देखा उसमें हर एक देश को हम अलग अलग तरीके से पहचान सकते हैं, उनके फ्लैग से और उनके कॉस्ट्यूम से हम उनको पहचान सकते हैं। तो हर एक देश जो है डिस्टिंक्ट है। क्या है? डिस्टिंक्ट है। ग्रुप में तो है लेकिन डिस्टिंक्ट नेशंस के तौर पर है। कैसे डिस्टिंक्ट है? क्योंकि उनके फ्लैग अलग हैं और उनके नेशनल कॉस्ट्यूम्स अलग अलग हैं। लीडिंग द प्रोसेसन वे पास्ड द स्टैचू ऑफ द लिबर्टी आर यूएस एंड स्विट्जरलैंड। हमने बताया था कि यूएस और स्विट्जरलैंड जो है उस प्रोसेसन को क्या कर रहे हैं? लीड कर रहे हैं। दूसरा, फ्रांस आइडेंटिफिएबल। फ्रांस को आप कैसे पहचान सकते हो उस प्रोसेसन में? उनके रेवोल्यूशनरी ट्री कलर से। और बाद में जर्मनी भी उसके बाद दिखाई दे रहा है। जर्मनी के बाद हमें उसमें ऑस्ट्रिया दिखाई दे रहा है,
द किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज हमें वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लोम्बार्डी, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रसिया, ये सब वहाँ पर हमें प्रोसेसन में दिखाई दे रहे हैं। क्राइस्ट की अगर हम बात करें, वो भी उस इमेज में हमें स्काई में देख रहे हैं, स्काई से देख रहे हैं वो सब चीज़ें। क्राइस्ट है, सेंट है, सेंट्स है, एंजल्स हैं, ये गेज नज़र बनाए हुए हैं फ्रॉम द हेवंस, हेवन से, हेवन मतलब स्वर्ग से, टू सिंबलाइज फ्रेटर्निटी अमंग नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। ये देख रहे हैं किस तरीके से विश्व के देशों, विश्व के जो नेशंस हैं, वर्ल्ड के जो नेशंस हैं, उनमें भाईचारा किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो ये सिंबलाइज है इस चीज़ का, क्या है, सिंबलाइज करता है। अब अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक्सप्लेन एनी 3 मेन फीचर्स ऑफ द फर्स्ट प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सोरियो इन 1848। तो ये भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 3 फीचर्स आपसे पूछे जा सकते हैं। हाउ हैज French artist of Frederick Sorio visualized in his first print of the series of 4 prints his dream of world made of democratic and secular republics explain। इसमें भी वही, इन दोनों में आपको यहाँ तक कि तीसरा जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द थीम ऑफ द फ्रेडरिक सोरियोस पेंटिंग, इन तीनों में आपको कौन सा आंसर लिखना है, ये वाला आंसर लिख देना है, इन्हीं बातों को लिख देना है, ये जो अभी हमने पढ़ा। ओके, इन्हीं बातों को, इन्हीं टॉपिक्स को, इन्हीं पॉइंट्स को आपको इन क्वेश्चंस के आंसर में बताने हैं। तो इस तरीके से बच्चों, ये जो टॉपिक था इसके रिलेटेड हमने क्वेश्चंस आंसर कंप्लीट किए। आगे आते हैं एक नई टॉपिक को लेकर। गुड बाय।